कभी किसी के होने का डर और कभी किसी के भी ना होने का डर। वो कौन है जो खामोश है, और एक ऐसी दस्तक भी जिसके आने का एहसास ही जिसमें एक सिरहन पैदा कर देता है। नमस्कार, मैं हूं नमिता सचदेव। माया लोक में आपका स्वागत है। माया लोक। नवाबों का शहर रामपुर। खौफ की कई कहानियां हैं यहां। उन्हीं में से एक किस्सा है तूती का। तूती जो आज भी रात के अंधेरे में निकलती है। ये दास्तान उस डर की है जिससे पूरा रामपुर आज भी खौफ खाता है। पर कभी इस सुरीली आवाज में ढलकर नवाब रामपुर की महफिल सजाती थी। दिल्ली से करीब 185 किलोमीटर दूर नवाबों का शहर रामपुर। 7 अक्टूबर 1774 को नवाब फैजुल्लाह खान ने बसाया था। लेकिन रामपुर की यह कहानी सन 1885 की है। 158 साल का फासला। वक्त बदला, किरदार बदले, राजपाट बदले और महल खंडहर में तब्दील हो गए। लेकिन नहीं बदली तो वो कहानी, नहीं बदले तो वो तजुर्बे, और नहीं बदला तो वो डर। वो सवाल जो आज भी लोगों को परेशान कर रहा है। ये दास्तां उस खौफ की है जिसके इशारे पर इंसान तो क्या, जानवर भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। जब भी हम उस रास्ते से गुजरते थे तो हमारा घोड़ा भितकता था, शरारत करता था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता था, पता चलता था कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। घुड़सवारी में माहिर शब्बीर अहमद के साथ ऐसा कई बार हुआ। उन्हें आज भी याद है कि पहाड़ जैसी कोई चीज कैसे तेज रफ्तार घोड़े के सामने अचानक आकर खड़ी हो जाती थी। हालांकि यह सब कुछ चंद पलों की बात होती, यूं आई और गुजर गई। लेकिन उन पलों का यह दौर शब्बीर जैसों पर भारी गुजरता। यह घटना बार बार शब्बीर भाई जैसे लोगों के साथ घटती रही, ठीक उसी जगह। उस रास्ते पे कुछ मालूमात ऐसे ही था कि कुछ शय है ऐसी कि जो कुछ लोगों को भी परेशान किया करती थी, और तो लोगों को तो घोड़ों को भी दिखता होगा, एहसास होता होगा, जिसकी वजह से घबराता होगा, ये ऐसी हरकत करता होगा। शब्बीर अहमद का घोड़ा जिस जगह बार बार रुकता था वो रास्ता सीधा जाता है एक महल की तरफ। वो महल जिसमें किसी जमाने में नवाब यूसुफ अली खान ठुमरी सुनते थे और यहां बजती थी पायलों की खन खन। महल जो बन गया है खंडहर। नवाब तो अब नहीं रहे, लेकिन कुछ लोगों को इस खंडहर से पायल की खन खन गाहे बगाहे आज भी सुनाई देती है। जिस रास्ते पर घोड़ा बितका, क्या उसका खंडहर से कोई रिश्ता है? इस खंडहर के आसपास कोई रात के अंधेरे में तो दूर, बल्कि दिन के उजाले में भी आना नहीं चाहता। लेकिन हमारे लिए इस खंडहर और इस रास्ते के रहस्य को जानना जरूरी था। हमारी मुलाकात परवेज खान से हुई। उन पर जो बीती वो आज भी उनके रोंगटे खड़े कर देती है। इस खंडहर के रहस्य को परवेज खान के तजर्बे ने और ज्यादा गहरा दिया। 3 साल पहले की बात है।
मैं उसी रास्ते से आ रहा था कि पीछे से एक रोशनी आई। मैं डर गया। मैंने मुड़कर देखा, ना बस गाड़ी थी ना रेलगाड़ी थी। मेरी समझ में नहीं आया माजरा क्या है। परवेज कुछ समझ पाते इससे पहले ही वैसी ही रोशनी आई, लेकिन इस बार चीख भी। वो चीख किसी औरत की थी, औरत जो दिख नहीं रही थी। परवेज तेजी से अपने घर की तरफ भागे। उन्हें लगा कि वो औरत उनके पीछे पीछे साए की तरह भागती चली आ रही है। अपने पीछे एक अनदेखे अनचाहे साए के होने के एहसास के बीच वो हाँफते कांपते बेदम होकर घर में घुस गए और भीतर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। 2 शख्स, 2 घटना, लेकिन जगह एक। बावजूद इसके वजह अभी भी समझ से परे। शब्बीर की तरह परवेज का अनुभव भी किसी अनजाने और अनचाहे की मौजूदगी के बारे में कुछ कहता है। कुछ तो है जो रामपुर में खलबली पैदा कर देता है। कुछ तो है जो जाने अनजाने अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। चलिए वहीं चल के देखा जाए। वालेकुम बाबा। सर बैठ जाओ। और ये किसकी मजार है? तूती की मजार है। तूती क्या मर गई? जिंदा है, मरी नहीं है, जिंदा है, अभी आती होगी। हल्की चांदनी रात, दूर दूर तक रोशनी की फीकी लव तक नहीं। रात के इस घुप अंधेरे में बाबा की कही बातों ने हमें झकझोर कर रख दिया। हर आवाज हमें पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर भी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। सचमुच रात डरावनी थी। डर किसी अनजाने अनचाहे का। इस भयानक रात के साथ साथ एक सवाल भी हमारे सामने मुंह बाहे खड़ा था। डटे रहें या लौट जाएं, हम इसी कश्मकश में थे। शब्बीर, परवेज और इस खंडर की रखवाली करने वाले बाबा से ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर कौन है वो जिसकी वजह से आधी रात को हम भी इस खंडर में रुकने को मजबूर थे। फिर अचानक वो बाबा हमें फिर दिखा। तूती के बारे में आप क्या जानते हैं? तूती के बारे में जानते हैं कि ये किसी शहर की रहने वाली थी। शहर से यहाँ आई और नवाबों ने इन्हें जिंदा दफन कर दिया। जब जिंदा दफन कर दिया तो इसका आवाज़ कुछ दिनों तक आता रहा। उसके बाद आवाज़ बंद हो गया। बंद होने के बाद कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं कि जैसे कोई औरत चूड़िए पैर के आ रही है या कोई घुंघरू पैर के आ रही है। बियाबान में टकटकी लगाए खड़ा ये खंडर क्या किसी इंसान के रहने के काबिल है? फिर सोचा कि अगर बाबा रह सकता है तो कोई और भी रह सकता है। बाबा ने तो यह बताया था कि तूती आज भी इस खंडर के आसपास दिखाई देती है। लाल और सफेद रंग के उस जोड़े में तूती को कई लोगों ने देखा है और उसकी पायल की खनखन खंडर में बहुत दूर तक सुनाई देती रही है।
लेकिन ये तूती है कहां और ये तूती है कौन? कहते हैं गुजर जाने के बाद लोग यादों में जिंदा रहते हैं। क्या तूती भी महज यादों में जिंदा है या फिर उसका कोई वजूद भी है? और तो और लोग तूती की खूबसूरती का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे कोई औरत नहीं अप्सरा हो। हमारे अब्बा कहा करते थे कि ये सरदार बेगम का इलाका है। सरदार बेगम को ही लोग तूती कहा करते हैं। और इस इलाके से वो कहा करते थे जब भी गुजरना तो सर झुका के गुजरना। जैसे ही मैंने सर झुकाया रात में, तभी मुझे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी जानवरों की। जैसे मैं जानवरों के मजमे में बैठा हुआ हूँ। जैसे ही मैंने सर झुकाया था तो आवाज़ें धीरे धीरे कम होने लगीं और पायल की आवाज़ बढ़ने लगी, झंझनाहट की। तूती ये है, तूती वो है, वो ऐसी थी, वो वैसी थी। लेकिन जब हम तूती की परतें खोलने बैठे तो इस कहानी ने एक रूहानी मोड़ ले लिया। एक जमाने में रामपुर में तूती का जलवा था, लेकिन कब उसका यही जलवा जोखिम में तब्दील हो गया, खुद तूती को भी इसकी खबर न लग सकी। रामपुर में अगर आप तूती की कहानी सुनेंगे तो उसकी कहानी में आपको खौफ दिखेगा और किसी में दर्द की टीस। तूती का असली नाम सरदार दुल्हन बेगम था। सरदार दुल्हन बेगम उर्फ तूती के नाम रामपुर में तमाम कहानियां दर्ज हैं और इन दास्तानों में तूती की खूबसूरती खुद ब खुद बयान हो जाती है। लेकिन तूती बेइंतहा खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि अपने जमाने की मशहूर नर्तकी भी थी। वो उर्दू, फारसी और पंजाबी की नामचीन शायरा थी और अपनी लिखी गजलों और कविताओं को खुद ही सुर और स्वर देने में माहिर थी। कहा जाता है कि किसी महिला की खूबसूरती के साथ जिन बातों को जोड़ा जाता है वो सारी बातें तूती उर्फ सरदार दुल्हन बेगम में एक साथ मौजूद थीं। तूती की खूबसूरती और खूबियों की वजह से ही कोठों पर नाचने वाली तूती को रामपुर के 5वें नवाब यूसुफ अली खान ने अपने हरम में जगह दे दी थी। तो ये तो एक ट्रेंड था कि हर रूलर की कई बीवियां होती थीं, लेकिन जिससे नस्ल चलती थी वो हमेशा ख़ानदानी औरत थी, क्योंकि कोई भी रूलर या जो रईस थे वो अपनी नस्ल ख़राब नहीं करना चाहते थे, खून ख़राब नहीं करना चाहते थे। जो वो बीवियाँ थीं वो अलग थीं और जो बाकी जो थीं वो अलग थीं। कहते हैं नवाब यूसुफ अली खान के हरम में 100 औरतें रात दिन अपनी किस्मत पर आंसू बहाती थीं, लेकिन तूती किसी और ही मिट्टी की बनी थी। वो जानती थी कि नवाब की मोहब्बत का अंजाम क्या होगा और बगावत की कीमत क्या होगी। तूती जिंदगी को एक और मौका देना चाहती थी। कोठे में पली तूती को संबंध का पिंजरा भी चाहिए था और आजादी का खुला आकाश भी। तूती कोठे में हरम और फिर हरम से नवाब यूसुफ अली खान के महल तक पहुंची, लेकिन महल में उसके साथ उसकी बदनसीबी भी चली आई।
हरम से महल तक का रास्ता तूती ने तय तो कर लिया, लेकिन महल में कोई और था जिसे तूती का महल में आना नागवार गुजर रहा था। तूती ने भी यह सुन रखा था कि महलों में राजा रानी और राजकुमार ही नहीं रहा करते, इन महलों की नींव में साजिशों की धधकती आग भी दबी होती है। शतरंज की बिसात पर प्यादों के साथ ही राजा रानी भी गर्त में धकेल दिए जाते हैं। कत्ल कर देना ये नवाब और राजाओं के लिए मामूली बात होती थी गुस्से में, यहाँ तक कि अपनी सगी औलादों का ये लोग कत्ल कर दिया करते थे। तूती महलों की ऐसी ही अनकही परंपराओं से वाकिफ थी, लेकिन वो शातिर नहीं थी, लिहाजा उसे जाल में फंसना ही था। लेकिन कब और कैसे? नवाब यूसुफ अली खान की दूसरी रानियां यही तय करने में लगी थी। नवाब ज़्यादातर वक्त तूती के पास गुजारते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि इनसे जुदा करने का एक तरीका यह है कि इसके खिलाफ कोई साजिश की जाए। महल में यूसुफ अली खान अकेले दिल फेंक नहीं थे, लिहाजा दूसरी रानियों ने साजिश के तहत नवाब यूसुफ अली खान के छोटे भाई का नाम तूती से जोड़ना शुरू कर दिया। तूती और छोटे नवाब के बीच रिश्ते की बात धीरे धीरे नवाब तक पहुंचती रही, लेकिन नवाब का दिल था कि मानता नहीं था। आखिरकार रानियों ने साजिश को खूनी मोड़ देने का फैसला किया, लेकिन खून अपने हाथों से करके किसे मरना था। लिहाजा रानियों ने छोटे नवाब से दिल लगी में तूती के नाम एक खत लिखवाया। खत में वो सारी बातें लिखी जो एक आशिक अपनी माशुका को लिखता है। खत पूरा हुआ नहीं कि उसे तूती के बिस्तर के नीचे रखवा दिया गया, लेकिन तूती के पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि नवाब यूसुफ अली खान के पढ़ने के लिए। उस चिट्ठी की खबर नवाब तक पहुंचा दी गई। नवाब ने चिट्ठी पढ़ी और फैसला पल भर में सुना दिया। तूती की चीख न तो महल के बाहर गई होगी और न ही उसकी चीख सुनकर कोई हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा होगा। खूबसूरत तूती एक बेबस मौत मरी। तूती को दफन हुए तो जमाना गुजर गया, लेकिन लोग कहते हैं कि इस खंडर के आसपास तूती आज भी मौजूद है। वो किसी को दिखती है तो कोई उसके होने का एहसास करता है, लेकिन हमें वो नहीं दिखी, न खंडर में और न ही जंगल में, न दिन में न रात में। ऐसा कैसे हो सकता है कि तूती सिर्फ कुछ लोगों को ही दिखती है? शायद ये तूती के होने का डर है जो एहसास बनकर कुछ लोगों के जहन में उतर गया है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, करेंगे एक और वहम का अंत, एक और डर का राज फाश। मायालोक।